नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। देश में आए दिन लव जिहाद के मामले सामने आते रहते हैं। द केरल स्टोरी मूवी आने के बाद तो इस मुद्दे पर बहस और भी ज्यादा तेज हो गई। इसी मुद्दे पर हम आज बात करेंगे। इस डिबेट में हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं। पहले मेहमान हैं सीनियर एडवोकेट असगर अली। असगर अली सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और कई मशहूर मामले में वकील रहे हैं। जबकि हमारे दूसरे मेहमान जो हैं वो डिफेंस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं प्रफुल्ल बख्शी। इस बहस में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। तो ये सारी बातों के संज्ञान में आने पे ये मामला जो है पूर्णतया एक तरीके से ये लव जिहाद का मामला इसमें निकल के आया है। मिर्जापुर के एसपी तो साफ साफ कह रहे हैं कि उनके यहाँ लव जिहाद का मामला सामने आया है, लेकिन क्या वाकई में देश में लव जिहाद नाम की कोई चीज है? केंद्र सरकार की माने तो देश भर से लव जिहाद का कोई मामला सामने नहीं आया है। मोदी सरकार के मंत्री जी कृष्णा रेड्डी ने 2020 में संसद में बयान दिया था कि देश भर से लव जिहाद का कोई मामला सामने नहीं आया है। हालांकि देश भर में द केरल स्टोरी के बाद लव जिहाद पर बहस तेज हो गई है और मिर्जापुर जैसे मामले जब सामने आते हैं तो लव जिहाद पर बहस अपने आप ही तेज होने लगती है। सबके अलग अलग दावे हैं। हाल ही में दिल्ली की एक मॉडल ने पुलिस में एक मुस्लिम युवक के खिलाफ शिकायत की थी कि वो उसका शारीरिक शोषण कर रहा है और लव जिहाद के चलते ही उसने ऐसा किया है। दावा तो विश्व हिंदू परिषद का भी है, जिसका कहना है कि देश भर से साल 2022 में लव जिहाद के 400 मामले सामने आए हैं और केंद्र सरकार को पूरे देश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाना चाहिए। हालांकि एक आंकड़े के मुताबिक भारत में 11 राज्य ऐसे हैं जिनमें एंटी कन्वर्जन लॉ लागू था, लेकिन इसमें से ज्यादातर राज्य बीजेपी प्रशासित थे। इसी एंटी कन्वर्जन लॉ को लव जिहाद कानून का नाम दिया जाता है। इसी बीच केरल की जनगणना के आंकड़ों पर गौर करें तो लगता है कि केरल में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन किया गया है। साल 1901 की जनगणना के मुताबिक केरल में 68.5% हिंदू थे, जबकि मुसलमानों की आबादी 17.5% थी और ईसाइयों की आबादी 14% थी। अब इस जनगणना के 110 साल बाद आबादी का प्रतिशत केरल में पूरी तरह से बदल चुका है। साल 2001 से 2011 के बीच हुई जनगणना में केरल में हिंदू आबादी 68.5% से घटकर 54.9% हो गई, जबकि मुसलमानों की आबादी 17.5% से बढ़कर 26.6% हो गई और ईसाई धर्म के लोगों की आबादी 14% से बढ़कर 18.4% हो गई। साल 2001 से 2011 के बीच केरल में मुसलमानों की आबादी 12.23% की दर से बढ़ी है। ये आंकड़े तो देश में होने वाले धर्म परिवर्तन और लव जिहाद की कहानी कहते हैं, लेकिन अलग अलग राजनीतिक पार्टियां इन आंकड़ों को अपने फायदे के चश्मे से देखती हैं। शायद यही वजह है कि इतने गंभीर मुद्दे पर आज तक देश की संसद में कोई सार्थक बहस नहीं हो पाई है और न ही इसके खिलाफ कोई सख्त कानून बनाया गया है। इस बारे में हमने विश्व हिंदू परिषद के डॉक्टर सत्येंद्र जैन से भी बात की, जो जॉइंट जनरल सेक्रेटरी हैं। क्या कहना था उनका लव जिहाद के मुद्दे पर, आइए देखते हैं। मेरे साथ यहाँ पे वीएचपी के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी मौजूद हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रेष्ठ भारत में। मैं आपसे आज हम लोग मौजूद हैं यहाँ पे लव जिहाद के बारे में बात करने के लिए। लव और जिहाद अपने आप में ही दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग शब्द हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, और बहुत से लोगों का इस मामले पे, इस मसले पे कहना है कि लव जिहाद जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। आप क्या कहते हैं, लव जिहाद है? और अगर है तो इसके ऊपर कानून क्यों कुछ नहीं कर रहा? मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। जिहाद में लव का कोई स्थान नहीं है। जिहाद में केवल और केवल नफरत है, कुछ और नहीं है। और ये लव जिहाद शब्द किसी और का दिया हुआ नहीं है। ये लव जिहाद शब्द कांग्रेस के ही एक मुख्यमंत्री जो केरल के अंदर थे उनके द्वारा दिया गया है, जिसको बाद में केरल हाई कोर्ट ने रिपीट किया था। इसको जो ये काम करते हैं लव जिहाद के नाम पर, इसको पाकिस्तानी सेक्स गैंग के रूप में ब्रिटेन के अंदर बदनाम संगठन के तौर पर जाना जाता है, जो वहां की मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं, टारगेट बनाते हैं। फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, कनाडा, ये सब गैर मुस्लिम देश इन सबसे बुरी तरह से प्रभावित हैं। प्रभावित हुआ था बर्मा भी, जहां रोहिंग्यास को इनको निकालना पड़ा था। गैर मुस्लिम महिलाओं के प्रति क्या दृष्टिकोण है, ये दृष्टिकोण बार बार दिखाई देता है।
और सालों से इन मुद्दों पे चर्चा होती आ रही है, इस मुद्दे पे चर्चा होती आ रही है। अगर देखा जाए मामला बहुत गर्म है, हमेशा से ही विवाद होता आया है, लेकिन इसका जो हल है वो कुछ नहीं है निकल कर आता है। बीजेपी की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, सरकार से काफी उम्मीदें हैं हिंदुओं की लड़कियां जबरदस्ती, मतलब सिर्फ हिंदुओं को ही टारगेट किया जाता है, तो क्यों उसको लेकर सरकार कोई कड़ा कदम क्यों नहीं उठा रही? और अगर नहीं उठा रही तो जो हिंदू संस्थाएं हैं वो इस पर दबाव क्यों नहीं बना रही? पहला काम ये है, ये समाज को स्वीकार करना चाहिए। नंबर 2, यदि ये है तो इससे ज्यादा घृणित और क्या हो सकता है? आप सिर्फ एक महिला को इसलिए टारगेट बना रहे हैं। कश्मीर का इतिहास भरा पड़ा है कि वो गैर मुस्लिम है और उसको आप ल्योर भी करेंगे, उसको फंसाएंगे भी, और नहीं फंसाई आएगी तो जबरदस्ती उठा कर ले जाएंगे और फिर वो बाधा डालेगी, उसको काट कर डाल देंगे। इसलिए मैं समझता हूं पहले इस विभत्स वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ेगा। आज पूरे दुनिया के अंदर इस्लाम से नफरत क्यों हो रही है? कहीं एक्स मुस्लिम्स, कहीं पर कुछ और, ये सब क्यों आ रहे हैं? मुझे लगता है नए नए संगठन जो खड़े हो रहे हैं, ऑसम विदाउट अल्लाह, एक बार जरा नेट पर डालकर देखिए कितने लोग खुश हो रहे हैं इस्लाम को छोड़कर। मुसलमानों की जिम्मेदारी सबसे पहले बनती है उनका महिलाओं के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। अपनी महिलाओं के साथ तो वो हलाला भी करते हैं, बाकी महिलाओं के साथ क्या दृष्टिकोण है पूरी दुनिया में दिखाई देता है। दूसरी जिम्मेदारी बनती है सरकारों की, जैसा कि आपने कहा जी। जहां मुस्लिम वोट बैंक के तुष्टीकरण के कारण, अरे कर्नाटक में कुछ 3-4 बच्चियों को उकसाया गया कि वो स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं हिजाब पहनेंगी। कौन सा सभ्य समाज कहता है कि बुर्के में रहना चाहिए महिलाओं को? आप बुर्के में नहीं है, कौन कह सकता है कि आप शालीनता से व्यवहार नहीं कर रही? क्या छिपकर ही शालीनता होती है? यह कौन सा सभ्यता कहती है कि आप महिलाओं को कैद करके रखें या उनको केवल सेक्स टारगेट बनाकर रखें? तो इसलिए मैं समझता हूं यह चिंतन ठीक नहीं है और सरकारों को भी इसे रोकना चाहिए। और 2005 से लेकर 2009 के बीच में 4 से 3 हजार केसेस लव जिहाद के ही हैं, सिर्फ और सिर्फ। तो आपको क्या लगता है कि वो स्टोरी आप उससे अग्री करते हैं? आपको लगता है कि वो सच है? दोनों विषय थोड़े से अलग करके देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। लव जिहाद है, इस रियलिटी को स्वीकार करना पड़ेगा। केरल स्टोरी लव जिहाद पर आधारित है। उन्होंने 32,000 का आंकड़ा दिया है। मैं कहता हूं यह टिप्स ऑफ आइसबर्ग है, वास्तविक आंकड़ा इससे कहीं ऊपर है। समझ लीजिए ये जो डेमोग्राफिक चेंज है, ये केवल डेमोग्राफिक चेंज नहीं है, इट इज द चेंज ऑफ आइडेंटिटी, इट इज द क्राइसिस, इट मे क्रिएट द क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी एंड अल्टीमेटली इट विल लीड टू द क्राइसिस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द सोसाइटी। आखिर पाकिस्तान कैसे बना? अफगानिस्तान जो पहले तक्षशिला का इतना बड़ा केंद्र था, आज वहां स्थिति हिंदू शून्य हो गया। ये क्यों बनी है? वो सर, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे बहुत सारी आंकड़ों की जब हमने बात की, इन सब चीज़ों पे बात की, लेकिन ये सब बातें जो होती हैं जब चुनाव नज़दीक आता है तो ये सब बातें ध्यान नहीं दी जाती हैं। आपको क्या लगता है कि भारत के जो राजनेता हैं वो अपने फायदे के चश्मे से लव जिहाद को देखते हैं? एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, भारत की राजनीति एक जिस मॉडल की ओर जा रही है, जिसको हम केजरीवाल मॉडल कह सकते हैं, मैं जानबूझकर ये नाम का प्रयोग कर रहा हूं। आज कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी, बाकी सब सेकुलर पार्टियां इसी मॉडल को फॉलो कर रही हैं। मुस्लिम वोट बैंक को अपीस करो, मौलवियों को, इन सबको तनख्वाहें दो, इनके ऊपर अधिक से अधिक पैसा खर्च करो, मंदिरों से पैसा उठाओ, अधिग्रहण करके खर्च करो इनके ऊपर, और इनको हर तरीके से घेरेबंदी करके असुरक्षा में है, इस्लाम खतरे में है, ये घोषित करते हुए कभी बजरंग दल का खतरा दिखाएं, कभी किसी चीज का खतरा दिखाएं, इनको गोलबंद करो और रेवड़ियां बांटकर कुछ वर्ग को अपने हिस्से में करो और सत्ता में आनंद लो। यही तो कर्नाटक में किया। सर, आज का एक बहुत ही अहम और आखिरी सवाल, इस तरह की चीज़ों पे, लव जिहाद पे अगर सरकार रोक नहीं लगा रही है, सरकार कोई बड़ा स्टैंड नहीं ले रही है खुलकर, तो इस पर जो हिंदू संस्थाएं हैं जैसे कि वीएचपी है, वो क्यों दबाव नहीं बना रही सरकार पे? मुझे लगता है जितने भी कानून बने हमारे दबाव से बने हैं, और हम दबाव केवल सरकार पर नहीं बना रहे, हम जागरण कर रहे हैं हिंदू समाज में। कितने देश भर में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ये जो केरल स्टोरी है, इसको हमने नई नई बच्चियों को जो कॉलेज में जाने वाली हैं उन सबको दिखाया है।
रियलिटी को समझाने के लिए। हमारी दुर्गा वाहिनी उन लड़कियों के बीच में जाकर बताती हैं कि मेरा अब्दुल्ला बेहतर है, ये कहने वाली लड़की सबसे पहले शिकार बनती है। वही बेहतर, वही उसको काट कर सूटकेस में बंद करता है। तो हम दबाव नहीं, जागरण बना रहे हैं हिंदू समाज में। नंबर 2, दबाव बना रहे हैं मुस्लिम समाज पर। मौलवियों को चेतावनी दे रहे हैं, अपनी जुबान और अपने जवान, इन दोनों पर कंट्रोल रखो, सभ्य बनो। ये कोई सभ्यता का तरीका नहीं है कि आप लड़कियों को टारगेट करेंगे सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान नहीं है। आप टारगेट करेंगे हिंदू समाज को सरतन से जुदा के रूप में। तो इसलिए हम दबाव उन पर भी बना रहे हैं। दुर्भाग्य, उस दबाव को लेकर सेकुलर पार्टियां उनको खौफ जदा करने की कोशिश करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस अहम मुद्दे पे इतने विस्तार से हमसे बात करने के लिए, हमारे दर्शकों को इस मुद्दे से जुड़ी इतनी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने खुलकर बात की, हमें बहुत अच्छा लगा। लव जिहाद एक ऐसा शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बनता है। लव यानी कि प्यार, इश्क और मोहब्बत। जिहाद एक ऐसा मकसद जिसको पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देना। ये जो शब्द है लव जिहाद आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, बल्कि आज से नहीं सालों से चर्चा में है। और इसी मुद्दे पे बहस करने के लिए मेरे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं, जिनमें से सबसे पहले मेरा जो सवाल है वो सवाल है मेरा वकील साहब, आपसे मेरा सवाल है सबसे पहला ये है कि आपको क्या लगता है लव जिहाद के बारे में, आपकी क्या राय है? बहुत से लोगों का कहना है कि ये वर्ड जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन आपको क्या लगता है, आपकी नज़र में इसके अस्तित्व क्या है? मैं आज तक ये समझ नहीं पाया कि लव जिहाद, लव किसने इसको पैदा किया जी, क्यों पैदा किया और कहां से ये लफ्ज आया। जैसे अभी आपने बताया लव एक प्यार है और जिहाद आपने कहा कि उसके लिए कोशिश है। एक्चुअली जिहाद का इस कदर मिसयूज किया गया है लफ्ज जिहाद का, और खासकर ये सब कुछ डेलिबरेटली हुआ है जी, कि एक खास कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए, एक खास मजहब को बदनाम करने के लिए उसके बिल्कुल गलत मतलब, गलत मकसद सामने रखे गए हैं। लोग जिहादी कहते हैं कि साहब वो देखिए जिहादी ग्रुप है, वो है। भाई कोई ग्रुप है या कोई एक्टिविटी है या कोई स्टेप है जिसको जिहाद से अगर आप जोड़ रहे हैं तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। अगर आप जिहाद और जिहादी का मतलब सिर्फ गलत लेके चलते हैं तो मैंने कई बार बहुत से चैनल पे ये बात कही है कि मैं अपने आप को बताता हूं कि मैं जिहादी हूं, और मैं सबको राय देता हूं कि कम से कम जो लोग अपने मुल्क से प्यार करते हैं और हिंदुस्तान में रहते हैं उन सबको जिहादी होना चाहिए। तो इसके लिए पहले जिहाद के मायने, ये बदनाम कौन कर रहा है, कौन कर रहा है मैं बदनाम जी और जिहाद क्या है? आई एम कमिंग या मैं उसी बात को की तलाश है कि भाई ये कौन लोग हैं और क्यों बदनाम करते हैं, क्यों बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी खास कम्युनिटी को, किसी खास मजहब को निशाना क्यों बना रहे हैं। देखिए मैं जहां तक पहुंच पाया वो सिर्फ और सिर्फ इसमें एक पॉलिटिकल मकसद है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। ये आज की सरकार की एक खास पेशकश है कि हम कैसे कुर्सी पे बने रहे। वैसे सबका होता है, ये कोई नई बात नहीं है, सबकी ये कोशिश होती है कि भाई जो हमारे पास कुर्सी है हमारे पास तो बनी रहे। कांग्रेस के पास थी, वो कांग्रेस हमेशा कोशिश किया करती थी, आखिर में बल्कि वो अपने कोशिश में कामयाब भी रहते थे। आखिर में फिर एंटी इनकम्बेंसी आई, खासकर बहुत सारी गलतियां भी थी जिसमें शामिल, तो वो सरकार बदल गई, अभी आ गए। अब इन्होंने सोचा कि भाई हम कैसे कुर्सी पे बने रहे, तो इनके पास सबसे बड़ा हथियार यही है कि हम अपने वोट को पोलराइज कैसे कर लें। अगर पोलराइज करते रहे तो अब आप समझ लेंगे लगभग 20-22% लोग जो है पूरे मुल्क के ऊपर 20-22% वोट पूरे मुल्क पर राज कर रहा है। तो अगर हम उसको सियासत से जोड़ के देखें, लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी अपनी सोच ही बिल्कुल अलग है कि भाई किसी भी तरह से इस खास कम्युनिटी को निशाना बनाओ, इसको मजहब को बदनाम करने की कोशिश करो, उसके लिए अल्फाज ढूंढ कर रहा हो, जिहाद जैसे अल्फाज। जैसे मैंने अभी बताया, तो मैं आपको ये भी साथ साथ बताना चाहूंगा कि जिहाद है किस चीज का नाम। लोग कहते हैं साहब जिहाद, ऐसा लगता है कि जिहाद जैसे जुल्म करने का नाम है, और इनफैक्ट जिहाद जुल्म करने का नाम नहीं, जिहाद जुल्म को रोकने का नाम। अगर जिहाद के लिए तलवार भी उठाई जाए तो वो जुल्म को रोकने के लिए, जुल्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं और जुल्म ढाने के लिए नहीं, बल्कि जुल्म को रोकने के लिए। आप जिहाद के बारे में इतना
सब कह रहे हैं, बिल्कुल मैं सुनना चाहूंगी, मैं चाहूंगी लोग भी इसको सुने। लेकिन जिहाद के बारे में जो डिस्क्रिप्शन आप दे रहे हैं और अभी तक जो डिस्क्रिप्शन हम देखते और सुनते आए हैं वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है उस डिफरेंस में, इस आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया है। क्योंकि लव जिहाद तब कहा जाता है जब कोई आफ्ताब किसी श्रद्धा का कत्ल कर देता है। लव जिहाद तब कहा जाता है जब कोई आदमी किसी लड़की को बहला फुसला कर धन परिवर्तन करवाता है, तब आता है ये शब्द लव जिहाद। जैसा डिस्क्रिप्शन आपने दिया उससे और इसका लेन देन मुझे बहुत दूर दूर तक कोई लेन देन दिख नहीं रहा। कि मैं बिल्कुल इस बात का कायल नहीं हूं कि कोई किसी को बहला फुसलाकर, एक एज होती है जिसमें बहलाया फुसलाया जा सकता है जी। और कानून ने भी यही कहा है। मैं नहीं कह रहा, मैं वकील होने के नाते भी ये बात कह रहा हूं, कानून ने भी ये बात कही है, हमारे मुल्क के कानून ने खासकर इस बात पे जोर देके कहा है कि एक एज है जो माइनॉरिटी की एज है, उसमें बहलाना फुसलाना बहकाना डराना धमकाना ये सब चीजें सही हैं। कि डरा के धमका के उस बच्ची के साथ ले गए, कुछ गलत काम कर दिया किसी बच्ची के साथ, बहला फुसला के उसको कहीं बाहर लेके चले गए, धोखे से उससे शादी कर ली, ये सब चीजें मानी जा सकती हैं अगर हम अपने कानून को भी मद्देनजर रखें तो। लेकिन उस एज के बाद जब कोई भी शख्स एज ऑफ मेजोरिटी में आ जाता है तो उसके बाद ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। कैसे फैलाएंगे आप, कैसे फुसलाएंगे, कैसे धोखे देंगे, वो भी आपकी जैसी अकल रखता है सामने, लड़की भी लड़का भी, ये मुमकिन नहीं है। सब चीज जाहिर होती है। अब ये बात दूसरी है कि कोई किसी के मजहब से इंप्रेस हो गया, कोई किसी की आदतों से इंप्रेस हो गया, कोई किसी के पैसे से हो गया, कोई किसी की खूबसूरती से हो गया। ये लव, ये इश्क का मामला है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल आपने प्यार मोहब्बत का जिक्र किया। एंटी कन्वर्जन लॉ भी यही कहता है, लॉ भी यही कहता है कि अगर कोई लड़की अपनी इच्छा अनुसार किसी से प्रभावित होकर उससे शादी करती है तो वो इसके कोई जुर्म नहीं है, वो बिल्कुल इसके लिए फ्री है, वो कर सकती है शादी। लेकिन अगर ऐसा, अभी हाल फिलहाल मैं आपको रीसेंट केस बताती हूँ, मिर्जापुर का एक केस था, मैरिड वुमेन थी जिसके पास एक मिस्ड कॉल आई, उसने बात की। तो ये केस आपके जहन में होगा, आप जानते होंगे, मुझसे ज्यादा आप इन चीजों के बारे में खबर रखते हैं, जानकारी रखते हैं। लेकिन हम आप पे अभी यही रुकते हैं, आप पे वापस आऊंगी। अभी मैं हाल फिलहाल मैं बात करती हूँ प्रफुल्ल बख्शी जी से। सर, आपका क्या कहना है, लव जिहाद आपके लिए क्या है? लव अलग है और जिहाद अलग है जी। लव का तो मैं क्या, आप सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है लव का मतलब क्या हो। लव अलग है, प्यार अलग है, लव मेकिंग अलग है, ये सारे टेक्निकल वर्ड हैं। पर जिहाद जो होता है इज अ होली वॉर वेज्ड ऑन बिहाफ ऑफ इस्लाम एज अ रिलीजियस ड्यूटी। ये इसका वेबस्टर डिक्शनरी का मीनिंग है जी। ऑल्सो इज अ पर्सनल स्ट्रगल इन डिवोशन टू इस्लाम स्पेशली इन्वॉल्विंग स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। ये है जिहाद। अब इसको और लव को आप कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, अगर एक मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से इश्क करता है या हिंदू लड़का मुसलमान लड़की से इश्क करता है, बहुत बढ़िया बात है। मेरे जो रिश्ते में लोगों ने ऐसे किया हुआ है, मैं तो पाकिस्तान से हूं, मुझे पता है ना, मेरा टाइटल हुसैनी ब्राह्मण है, मुझे पता है एग्जैक्टली क्या होता है। पर क्वेश्चन ये है, अगर मैंने एक मुस्लिम लड़की से शादी कर ली, पर अगर उसको मैं हिंदू में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं और जबरदस्ती कर रहा हूं, वो जिहाद है। उससे शादी करना जिहाद नहीं है, बिल्कुल वो जिहाद हो जाता है। और अगर हिंदू लड़की को वो कन्वर्ट कर रहे हैं, ऐसी बाधाएं डाल रहे हैं, उसको बाध्य कर रहे हैं कि तू मुसलमान बन जा, वो जिहाद माना जाएगा। उससे शादी करना जिहाद नहीं है। और क्या बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इस मुसलमान लड़के के मैनर्स अच्छे हैं, वो शेर व शायरी जानता है, वो मिर्जा गालिब भी कोट कर सकता है और ज़ौक़ भी कोट कर सकता है, ऑब्वियसली लड़की फिदा हो जाती है, उससे और प्यार और बढ़ जाता है। और सिमिलरली उल्टा भी हो सकता है। और मेरे यही रिश्तेदार हैं जो मुसलमान लड़कियों से शादी कर चुके हैं, मैं जानता हूं, मैं रावलपिंडी से हूं, मुझे एग्जैक्टली पता है। पर मैंने अभी तक अपनी फैमिली में उसको कन्वर्ट नहीं करते देखा, ना कन्वर्ट किया, ना वो अपना रिलीजन चेंज करता, ना वो अपना रिलीजन। ये जब बात रिलीजन की आती है तब ये बात जिहाद बन जाती है। तो आपको क्या लगता है कि जो ऐसे भी राज्य हैं जहां पे ये सरकार नहीं है, जहां पे दूसरी सरकार है, जैसा कि आपने ये सरकार करके संबोधन किया, तो वहां पे दूसरी सरकारें हैं आप, लेकिन वहां से भी ऐसे लव जिहाद के केसेस आते हैं। कर्नाटक की बात की जाए तो वहां पे तो कभी ये सरकार रही नहीं, वहां पे तो दूसरी सरकार रही है हमेशा से। वहां से 2005 से लेकर 2009 तक 3 से 4 हजार के केस सिर्फ और सिर्फ लव जिहाद के थे। आपको बता दें 1901 से लेकर 2011 तक वहां का जो मुस्लिम रेट ग्रोथ था वो काफी ज्यादा बदल चुका है। ये इस लफ्ज को जो हमने
पैदा किया हिंदुस्तान में, शायद 2014 के बाद ही ये पैदा हुआ। इससे पहले लव की बात जरूर होती थी, और जहां जिहाद की बातें होती थी वो जिहाद एक अलग चीज, लेकिन इस वर्ड का कंप्लीट इस्तेमाल जो हुआ है लव जिहाद की शक्ल में, वो 2014 के 2013 के बाद से शुरू हुआ है, जी सर। जहां से इस सरकार की इब्तिदा है। अब आप अगर दूसरे स्टेट की बात करते हैं तो जो भाई माहौल है वो तो सेंटर से पैदा हो रहा है, और सेंटर जो माहौल पैदा कर रहा है वो हो रहा है। और जहां पे सरकार नहीं भी है वहां भी वो लोग तो हैं शरपसंद, शरपसंद लोग हैं। सरकार का एक अपना अलग रोल होता है और उसके कुछ शरपसंद लोग होते हैं, उनका एक अपना अलग रोल होता है। मैं आपको जैसे अभी बख्शी साहब फरमा रहे थे, मैं बेपनाह इज्जत करता हूं, बहुत अच्छी बात कही सब, लेकिन मैं उसमें भी एक जरा सी तब्दीली चाहूंगा कि कुरान हमारा ईमान है और हम उस पर पूरे तौर पर अपना यकीन रखते हैं और मानते हैं। तो ये कुरान की मैं एक आयत आपको बता रहा हूं, 3 पारे में कुरान के लिखा है ला इकराहा फिद्दीन। इसका मतलब हुआ दीन में जबरदस्ती नहीं है। अगर कोई जबरदस्ती करता है उसके बावजूद भी करता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं करता, हो सकता है करता हो, तो ये उसका जाती फेल है। इसको दीन से, इस्लाम से, मजहब से और लव जिहाद से नहीं जोड़ा जा सकता। ऐसा क्यों होता है कि हर बार जो केसेस आते हैं सामने, आप देख सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम में ही केसेस क्यों आते हैं? कोई भी मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से ही उसको प्यार क्यों हो जाता है, उसको किसी क्रिश्चियन लड़की से प्यार क्यों नहीं होता? ये एक सवाल है कि हर बार इतना प्यार में इतनी शक्ति है कि वो सिर्फ हिंदू को टारगेट बनाता है, हिंदू लड़कियां दूर से पसंद आ जाती हैं। मैं यही बात कह रहा हूं, अगर फेरिस्त बनाए, ये पिक एंड चूज वाली बात है। और जहां नकाब को भी लेके बात की आपने, मैं बिल्कुल एहतराम करता हूं, साड़ी का और जंपर और शलवार सबका एहतराम बराबर है जी। लेकिन ये कि जब हिंदू मुस्लिम से जोड़ते हैं तो राजस्थान में वो औरतें जो लंबा लंबा सा घूंघट निकालती हैं, जो उनकी नकाब है, क्या उनको हम क्या कहेंगे? क्या मजहब से जोड़ेंगे उनको? वो उनका एक ट्रेडिशन है, वो इस मुल्क में रहने, इस मुल्क का हिस्सा है और उनका अपना एक ट्रेडिशन है, उसको मानते हैं। क्या हम उसको मजहब से जोड़ेंगे कि नहीं जब इनकी भी नकाब हटवाइए? ऐसा नहीं है। अब जहां तक सवाल इस चीज का है कि सब हम उसको दीगर चीजों को और इसको क्या हम हिंदू लड़के और मुस्लिम लड़कियां, कितने एग्जाम्पल आप मुझे अभी दे देंगे अगर मैं आपसे पूछूं कि देखो ये इतने मुस्लिम लड़के थे और इन्होंने इतनी हिंदू लड़कियों से। ये सच है? आप झुटला सकते हैं? आप मुझे बताइए। नहीं, मैं झुटला नहीं रहा हूं, लेकिन मैं इसका वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। मैं आपको एक बहुत अहम जानकारी देना चाहती हूं, आपको जरूर होगी, लेकिन इस जानकारी को यहां पे सबके सामने बताना चाहती हूं कि सर, पीएफआई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सरकार की तरफ से बैन है, लेकिन उनका ईडी की एक जांच के तहत ये सामने आया था कि मुस्लिम कम्युनिटी के जो यंग जनरेशन है, उन लड़कों को फंडिंग दी जाती है कि वो खूबसूरत दिखें, बाइक खरीदें, कार खरीदें, अट्रैक्ट कर सकें। किसको अट्रैक्ट करना चाहते हैं? मैं खुद मुस्लिम हूं और मैं अगर पीएफआई की भी बात करते हैं अब, तो मैंने कितने लोगों को मैं जानता हूं कि उसके बड़े अहदेदारान जो उस वक्त पे थे, जैसी बैन हुई है, मैं उन लोगों को जानता हूं, मेरे करीबी लोग थे। मैं आपके टीवी पे कह रहा हूं ये बात, लेकिन मेरे सामने तो कभी भी कोई ऐसी बात नहीं आई कि सब इसलिए उनको खूबसूरत बनाया जाए कि वो हिंदू लड़की उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। नेवर नेवर नेवर। प्रफुल बख्शी जी से मैं आपसे सर पूछना चाहूंगी, जैसा कि ये सब आप बात सुन रहे हैं, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये है कि यूपी में ऐसे केसेस क्यों आते हैं? यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, वो काफी सक्रिय हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफी सख्त नियम और कानून बनाते हैं, लेकिन यूपी से लगातार ऐसे केसेस लगातार क्यों आ रहे हैं? लगातार इस पर रोक क्यों नहीं लग रही है? अगर वो लॉ एंड ऑर्डर का सख्ती से पालन चाहते हैं कि वो पालन हो, तो क्यों इस पे रोक नहीं लगाई गई अभी तक? आए दिन यूपी से बहुत सारे केसेस आते हैं लव जिहाद के। देखिए, लव जिहाद, मैं अब सब सिंपल सी चीज, मैं ये बात मानने का, मैं बात वुड लाइक टू बी एब्सोल्युटली क्लियर। ये पीएफआई में ये क्या रूल है कि ये आपको लड़के को लीजिए, मिस्टर अहमद अली, आप इतने 15,000 रुपये लीजिए और अपने जाके बाल ठीक कराइए, अपने होठ ठीक कराइए, अपनी आंखें ठीक कराइए ताकि लड़कियां फिदा हो? क्या ये सच है? आई डोंट थिंक सो। ये ऐसा नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसा अटेम्प्ट करता है, कोई एक बीच में अफसर या क्लर्क कुछ ऐसा अपनी तरफ से नियम लगाता है, उस पर कार्रवाई करिए, उसको स्टे अवे करिए। जब हम कश्मीर से रोशनी एक्ट खत्म कर सकते हैं,
370 खत्म कर सकते हैं तो इसको क्यों नहीं खत्म कर सकते? यूपी में जो केसेस बढ़ रहे हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं? अगर लॉ एंड ऑर्डर वहां पे इतनी सख्ती से उसका पालन किया जा रहा है तो फिर ये लव जिहाद जैसा जो बड़ा मसला है इसको क्यों नहीं सॉल्व किया जा रहा है? देखिए, यूपी में केस बढ़ नहीं रहे हैं, यूपी में केस डिस्कवर हो रहे हैं कि कई लोग कई लोग ये अभियान चला रहे हैं जी। जो अभियान चला रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं। और जैसे अभी हमारे असगर साहब कह रहे हैं ये काम गलत है, उनको पकड़िए जी। अगर यूपी में ऐसे लोग कर रहे हैं तो उनको पकड़िए। उसको कितनी देर लगती है पकड़ने में? आई डोंट थिंक सो इट टेक्स मी 1 घंटा भी नहीं लगता। देखिए, अगर आपकी नीतियां कमजोर है, कश्मीरी पंडित को निकाला गया, एक भी FIR लॉन्च नहीं हुआ, 4.5 लाख फैमिली निकाली गई हैं, इसको कमजोरी कहते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय पे हमसे चर्चा करने के लिए। आज श्रेष्ठ भारत में बस इतना ही। मुझको दीजिए इजाजत। नमस्कार।